चलिए फिर से हम लोग नया रिवीजन सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग फिर से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। पहले पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या कर रहे थे, हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहे थे। इकोनॉमिक्स में वित्तीय व्यवस्था कर रहे थे और पार्ट 2 तक हो गया था। आज पार्ट 3 करना है, तो पार्ट 3 को ओपन कर लेते हैं और पढ़ना चालू करते हैं। ये एक तरह का रैपिड रिवीजन सेशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 1.5 घंटे के लेक्चर को 30 मिनट के में हम लोग समेट देंगे, ठीक है। चलिए खुल जा, गणेश भगवान की जय हो। स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, ट्रिपल आर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जैसे कि आरबीआई से अगर बैंक पैसा लेता है, तो उसको बोलते हैं अगर आरबीआई से बैंक उधार लेता है तो उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। जिसको पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर बैंक के पास अगर सरप्लस पैसा हो गया, ज़्यादा पैसा हो गया, तो वो अगर आरबीआई को देगा तो उससे जो ब्याज मिलेगा उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, ब्याज दर। तो यहाँ पर लिखा हुआ ये बात कि जब बैंक अतिरिक्त धन को आरबीआई के पास जमा करता है तो उसके एवज में आरबीआई द्वारा जिस ब्याज दर पर बैंक को ब्याज देता है उस दर को आरबीआई ट्रिपल आर माने कि रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बात तो हम क्लियर है कि रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। क्या है कि ये अतिरिक्त पैसा जमा कर रहा है ना बैंक, तो बैंक आरबीआई को तो पैसा ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा है, इसलिए बैंक जमा करने जाता है, तो इसलिए उसको कम ब्याज मिलता है। लेकिन बैंक जब भी आरबीआई से पैसा मांगता है तो उसको ज़रूरी होता है तब मांगता है, तो भाई जो ज़रूरत है तो मांगने जाओगे तो ब्याज ज़्यादा लगेगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से, ठीक है। आगे बात करते हैं कि रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने या घटने से क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट के बढ़ने से बैंक द्वारा रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ जाएगा तो रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ जाएगा, मान लीजिए कि रिवर्स रेपो रेट कि माने कि जो आरबीआई बैंक को ब्याज देती है अतिरिक्त पैसा का, वो अगर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि बैंक द्वारा ग्राहक को दिए जाने वाले लोन कम हो जाएंगे, ठीक है ना। कि बैंक द्वारा ग्राहक को दिए जाने वाले लोन घट जाएंगे। क्या ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो ग्राहक को काहे के लिए देगा, वो बैंक आरबीआई को ही दे देगी ना पैसा। चलते रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी पक्का घटेगा। काहे कि मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, ठीक है ना। मार्केट में पैसा ना जाके कहाँ चला जाएगा, वो आरबीआई के पास चला जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ग्राहक का परचेजिंग पावर घट जाएगा और क्या होता है वस्तु का डिमांड भी घट जाएगा, उसका कीमत भी घट जाएगा और मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर ये एग्जाम्पल से सर बताए हैं कि आरबीआई है, बैंक है, ठीक है। तो आरबीआई अगर बैंक को पैसा देती है ब्याज पर, तो जो ब्याज दर पर देती है उसको बैंक रेट बोलते हैं, सॉरी रेपो रेट बोलते हैं। और बैंक अतिरिक्त पैसा को आरबीआई में जमा करती है और जिस ब्याज दर रिटर्न में जो ब्याज मिलता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि रेपो रेट मान लीजिए 7% है, ठीक है। रेपो रेट अगर 7% है तो रिवर्स रेपो रेट 4% होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट के घट जाने का क्या मतलब है। रिवर्स रेपो रेट घट जाएगा माने कि आरबीआई ब्याज देगा तो कोशिश करेगा ना कि हम ग्राहक ऐसा खोजे जो हमसे उससे ज़्यादा में, ठीक है ना, ब्याज ले ले, उतना उससे ज़्यादा ब्याज इंटरेस्ट पर हमसे ले ले, तो ग्राहक के पास ज़्यादा पैसा देगा, ठीक है ना। ग्राहक के पास ज़्यादा पैसा देगा तो कस्टमर को बैंक ना ज़्यादा पैसा देगी, ठीक है। तो बैंक द्वारा आरबीआई में जमा धन घटेगा, ठीक है ना। बैंक द्वारा ग्राहक को लोन बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा और वस्तु का डिमांड बढ़ेगा। क्योंकि पैसा लोगों के पास आ जाएगा तो कीमत बढ़ेगा और मंदी से उबरने के लिए हमेशा क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आरबीआई है, बैंक है, ठीक है। तो आरबीआई क्या किया कि आरबीआई पहले 4% देती थी रिटर्न में, ठीक है 4% देती थी। लेकिन क्या हुआ कि कस्टमर करा कि नहीं हमको 7% पर हमको दे दीजिए, तो बैंक आरबीआई को काहे के लिए देगी, कस्टमर को ना देगी। तो वही होता है, तो बैंक को इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, 5% का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया। क्या है कि पहले मान लीजिए कि 4% देती थी आरबीआई इंटरेस्ट, अब 2% दे रही है, तो उसको तो 2% का नुकसान हो जाएगा ना। इधर कस्टमर को देगा तो 7% तो 5% का फ़ायदा हो जाएगा, तो मंदी से उबरने के लिए बेहतर है। आगे बात करते हैं कि
कैश रिवर्स रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है कि आप कितना रुपया बैंक को रखना पड़ता है कम से कम कैश में रिजर्व, तब जाके क्या करते हैं कि देना पड़ता है, तब जाके आप इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो वो फिक्स कर दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, रेगुलेशन के द्वारा, कि आपको इतना रुपया बैंक में रखना ही रखना है, उसके बाद ही आप लोन दे सकते हो या फिर कुछ भी कर सकते हो। तो उसी को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। जैसे अकाउंट में डिपॉजिट सेविंग है, ठीक है ना, तो 1 लाख रुपया है ना, तो 1 लाख रुपया था 40,000 रुपया, जैसे 1 लाख रुपया आपके पास है डिपॉजिट किया हुआ, तो 40,000 रुपया आपको रखना पड़ेगा, और बाकी, ठीक है ना, और उसके बाद जो बचा उसी को आप लगा सकते हैं लोन पे, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या बोलते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात। बैंक द्वारा अपनी जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा नगद रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है, खुद के पास नहीं, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, सुरक्षित रूप से रखना पड़ता है पैसा, उस पैसा को ही बोला जाता है नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। एक होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं वैधानिक, क्या बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात बैंक जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा स्वयं के पास गोल्ड, कैश और सिक्योरिटी के रूप में रखती है, इसी को SLR बोला जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो बोला जाता है, जिसको वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि CRR को बढ़ जाने से या घट जाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो मान लीजिए कि CRR माने कि कैश रिजर्व रेशियो को अगर कम रखना पड़ेगा तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो क्या होता है, बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा तो ग्राहक को ज़्यादा पैसा देगा, ज़्यादा पैसा देगा तो पैसा मार्केट में रहेगा, तो मंदी से उबरने में फ़ायदा होगा। लेकिन आरबीआई क्या करती है कि कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देती है, माने कि बैंक का ज़्यादा पैसा क्या करती है कि अपने पास सुरक्षित रख लेती है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में लिक्विडिटी घट जाएगा तो क्या होगा कि लिक्विडिटी घट जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो वही बात लिखा है कि अगर CRR इंक्रीज होता है तो बैंक के पास लोन योग राशि घटेगा, तो ग्राहक को, ठीक है, तो ग्राहक को लोन देने में नहीं बनेगा उसको, तो लोन देने में घट जाएगा, तो परचेजिंग पावर भी घट जाएगा, तो डिमांड भी घट जाएगा, तो प्राइस भी वस्तु का घट जाएगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो सीधी बात है कि CRR को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है और CRR को घटाने से मंदी कंट्रोल होता है। अब SLR, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अगर ये बढ़ेगा, ठीक है ना, SLR अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, सेम चीज़ होगा, ठीक है, कि SLR हो जाएगा मतलब उसके पास रिजर्व में कुछ पैसा बैंक को अपने पास में रखना पड़ेगा, उतना पैसा अगर पास में रखना पड़ेगा तो बैंक लोन नहीं दे पाएगी, ठीक है ना। अगर लोन नहीं दे पाएगी, कम देगी तो परचेजिंग पावर घटेगा, तो डिमांड भी घटेगा, तो प्राइस भी घटेगा, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो SLR बढ़ जाने से घटेगा तो भाई क्या बोलते हैं कि अगर घटेगा तो क्या, तो बैंक को कम पैसा अपने पास रखना पड़ेगा, तो ज़्यादा लोन देगी तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा कि मंदी से को कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है, सही बात है। आगे देख लेते हैं SLR के बढ़ने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। SLR को क्या कहता है कि SLR को क्या होता है कि SLR को बढ़ जाने से क्या होता है, SLR को बढ़ जाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, ठीक है ना। SLR को बढ़ जाने से बता दिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, और SLR को घट जाने से मंदी से उबरेगा, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है, आरबीआई द्वारा दीर्घकाल के लिए बैंकों को दिया गया उधार, ठीक है ना। बैंक को लंबे समय के लिए अगर उधार चाहिए तो क्या होता है, बैंक रेट होता है, ठीक है। तो हमेशा बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद रेपो रेट होता है, तब रिवर्स रेपो रेट आता है। ये तीनों क्रम में है, क्या कि लंबे समय के लिए चाहिए तो लोन भी, इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो बैंक रेट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद रेपो रेट होता है, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है। तो सबसे कम बैंक इंटरेस्ट किस पे देती है, तो रिवर्स रेपो रेट पर देती है, उसके बाद रेपो रेट, तब जाकर बैंक रेट में बहुत इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा लेती है बैंक, अच्छा आरबीआई, ठीक है। आगे बात करते हैं MSF क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, MSF क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, सीमांत अस्थायी सुविधा, आपातकाल में ऋण सुविधा प्रदान करना। MSF क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है ना। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, आपातकाल में ऋण देने की जो सुविधा होती है इसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। OMO क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, खुले बाजार की
प्रक्रिया है, ठीक है ना। आरबीआई और बाजार के मध्य सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ठीक है ना। आरबीआई और बाजार के मध्य सरकारी प्रतिभूतियों का जो क्रय विक्रय होता है उसको OMO बोला जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि देखिए जैसे मार्केट है, ठीक है ना, मार्केट है, ठीक है। तो आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई मार्केट में कुछ क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है, ठीक है ना। और जब ज़रूरत पड़ता है पैसा को लिक्विडिटी को घटाना पड़ता है तो वो खरीद लेती है फिर आरबीआई उससे, मार्केट से आरबीआई को, ठीक उसको सिक्योरिटी को। तो वही बात होता है कि अगर मनी का फ्लो बढ़ गया है, मनी का फ्लो बढ़ जाने का मतलब कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगा। तो जैसे कि आरबीआई क्या करती है कि जब तो मनी का फ्लो बढ़ जाएगा तो उसको क्या होता है, वो फिर मनी कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है सरकार, गवर्नमेंट सिक्योरिटी माने सरकारी प्रतिभूति, जैसे कि नहीं होता है LICR का बॉन्ड वो बेच देती है, जैसे कि ताकि लिक्विडिटी मार्केट से ख़त्म हो जाए, पैसा कम रहे लोगों के पास, तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, ठीक है ना। वही बात है, सरकारी प्रतिभूति के एवज में सरकार मार्केट से मनी को बाहर कर लेती है, ठीक है ना। और परचेजिंग पावर अगर उससे घट जाता है तो डिमांड घट जाता है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। उसी तरीके से मान के चले कि आरबीआई को लगता है कि नहीं मार्केट में ना मंदी आ गया, लिक्विडिटी ख़त्म हो गया, तो क्या करता है कि आरबीआई क्या करती है कि वो मार्केट से क्या कहते हैं वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेती है, तो लोगों को पैसा दे देती है। उससे क्या होता है कि लोगों को मंदी में क्या होता है कि मनी फ्लो घट जाता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बदले में आरबीआई बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ा देता है, जिससे कि डिमांड बढ़ जाता है और मंदी से उभर जाता है। अब ये पुराना हो चुका होगा, लेकिन फिर भी रिवर्स रेपो रेट 6.5%, लेकिन अभी शायद 0.25 घटा है, मेरे हिसाब से तो 6.25 हो गया, आई थिंक देख लेना होगा ना लेटेस्ट क्या है। तो 6.5% है, उसके आधा के आसपास रिवर्स रेपो रेट है 3.35 है। उसका CRR 4.5% है, SLR 18%, ठीक है ना। अपने पास बैंक को कितना पैसा रखना पड़ता है, 18% पैसा रखना पड़ता है। CRR में रिजर्व में 4.5%, RRR 3.5%, 3.35 होता है। रेपो रेट 6.50% होता है। बैंक रेट लेती है 6.75% लेती है, मैंने 25% ज़्यादा लेती है, ठीक है, देती है, ठीक है। MSFR क्या होता है 6.75 MSFR मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो, ठीक है ना, वही हो जाता है। और हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि बैंक रेट सबसे ज़्यादा होता है, तब रेपो रेट होता है, तब रिवर्स रेपो रेट होता है। अब बात कर लेते हैं कि तो एक बार में अगर समरी बनाना होगा तो क्या होगा कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, OMO, बैंक रेट, ये सब बढ़ने का मतलब है, ठीक है ना। ये सब बढ़ने का मतलब या फिर सरकारी प्रतिभूति को बाजार से बेच दिया, इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया, यानी कि लिक्विडिटी को घटाना होगा तो ये सब को बढ़ा देते हैं। अगर मंदी को कंट्रोल करना है, माने मार्केट में मनी को ज़्यादा लाना है, तो ये सबको इसका रेट घटा दीजिए, या फिर OMO माने कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि उस सबको घटा दीजिए, तो मंदी से उबरने के लिए पैसा मार्केट में आ जाएगा, सरकार खरीद लेगी बॉन्ड को, तो पैसा मार्केट में आ जाएगा मंदी से उबरने के लिए। आगे बात करते हैं कि मनी मुद्रा क्या होता है, सो समझिए। तो मुद्रा मार्शल जो था ना, मार्शल बोला था क्या कि मुद्रा ना अर्थव्यवस्था का धुरी है। क्या बोला था मार्शल? बोला था कि मुद्रा अर्थव्यवस्था की धुरी है, मुद्रा अर्थव्यवस्था की धुरी है। कौन बोला था? मार्शल बोला था कि मुद्रा अर्थव्यवस्था का धुरी है, कि मतलब कि सारा का सारा अर्थव्यवस्था ना मनी के नामक एक्सिस पर ही घूमते रहती है। ये मार्शल का स्टेटमेंट था, ठीक है ना। रुपया करेंसी, तो क्या होता है कि पैसा क्या होता है कि रुपया करेंसी प्लस कॉइन प्लस बैंक डिपॉजिट, जो पैसा बैंक में डिपॉजिट है प्लस कॉइन है प्लस करेंसी है, वही सब मुद्रा कहलाता है, ठीक है ना। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। और बात करते हैं कि ग्रेसम क्या बोला था, ग्रेसम, ठीक है ना। ग्रेसम क्या बोला कि बुरी मुद्रा ना अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये ग्रेसम का स्टेटमेंट है। ग्रेसम का स्टेटमेंट क्या है कि बुरी मुद्रा ना अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ठीक है ना। जैसे कि सुबह खड़े होकर क्लास लेंगे, छोड़िए सर एग्जाम्पल लिए थे, क्या कहते हैं, सब सोचता है लेकिन कर नहीं पाता है कि सुबह होकर चाय पीने चलना है तो सब करने लगेगा, सिगरेट पीने सब करने लग जाएगा, लेकिन क्या है कि क्लास लेना है तो कोई नहीं कर पाएगा। वही बात है कि बुरी आदत जल्दी लगती है, अच्छी आदत धीरे धीरे लगती है। वही बात है क्या कि बुरी मुद्रा जल्दी अच्छी मुद्रा को ना चलन से बाहर कर देती है। ग्रेसम का स्टेटमेंट था। आगे बात करते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी,
मनी का सप्लाई कैसे कैसे होता है। मनी का सप्लाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में एक न एक सवाल आ जाता है। मनी ऑफ सप्लाई को कैसे क्लासीफाई किया है, M0 से लेकर M4 तक, M0 M1 M2 M3 M4, इस पाँच तरीके से मनी को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि मनी को क्लासीफाई किया गया है, एक मिनट, मनी को क्लासीफाई किया गया है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे कि सप्लाई ऑफ मनी कितने तरह का होता है, क्लासीफाई किया गया है 5 तरीके से। ठीक है, M0 M1 M2 M3 M4। ठीक है ना। M0 में कौन कौन आता है, M0 को बोला जाता है हाई पावर मनी। M0 को क्या बोला जाता है, हाई पावर मनी क्योंकि रिजर्व मनी होता है, ये सारा का सारा आरक्षित मुद्रा होता है। जनता के पास जो धन होता है, RBI के पास जो जमा धन होता है, तो जनता के पास धन प्लस RBI के पास जो धन होता है वो M0 में आता है। ठीक है, M0 में RBI और जनता के पास जो धन जमा होता है उसको बोलते हैं, इसको हाई पावर मनी बोला जाता है। और M1 को सर्वाधिक तरलता इसी में होता है। M1 में क्या होता है, M1 में सर्वाधिक तरलता होता है, क्या है कि इसको नैरो मनी भी बोला जाता है। नैरो मनी, बैंक इसे उधार नहीं देता, ठीक है। जनता के पास जो धन है प्लस RBI के पास जो जमा है प्लस बैंक के पास मांग जमा। ठीक है, बैंक के पास क्या होता है, जो मांग जमा होता है, मतलब जनता के पास जो पैसा है, RBI के पास जो जमा है प्लस बैंक के पास जो मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट है, उसको बोला जाता है M1। ठीक है ना। सर्वाधिक तरल यही होता है, कभी भी कोई मांग सकता है लेकिन बैंक इसे उधार नहीं देता है। M1 को कभी भी उधार नहीं देगा, क्या कि इसे कभी भी इसका डिमांड किया जा सकता है। ठीक है, तो जब आपको ज़रूरत हो तो निकाल सकते हैं इसको, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है ना। डिमांड डिपॉजिट किसको कहा जाता है, जब आपको ज़रूरत है तो निकाल सकते हैं। अब M2 क्या होता है, M1। ठीक है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो बचत जमा है उसको बोलते हैं M2 किसको होता है कि M1 प्लस पोस्ट ऑफिस वाला हो गया M2। ठीक है, M3 में क्या हो गया, ब्रॉड मनी इसको बोला जाता है, ब्रॉड मनी। M1 प्लस बैंक में टाइम डिपॉजिट, शाब्दिक जमा। ठीक है ना। M3 किसको बोला जाता है कि M1 प्लस बैंक में शाब्दिक टाइम डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है ना, उसको बोला जाता है। M4 में क्या होता है, M4 में होता है M3। ठीक है ना, M3। तो M3 को क्या बोला जाता है, ब्रॉड मनी बोला जाता है, व्यापक मनी बोला जाता है, व्यापक मनी। ठीक है ना, व्यापक मनी बोला जाता है। और M4 को क्या बोला जाता है, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट जमा, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट जमा। M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट जमा को M4 कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है, जैसे कि यही बात बोला गया है कि यहाँ पे सर समझाने का कोशिश किए हैं कि M1 क्या है, कि ये पैसा कभी भी इसको सबसे M1 को बोला जाता है हाई पावर मनी बोला जाता है। M1 को इसके अंदर में अगर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट हो जाए, पोस्ट ऑफिस का जो डिपॉजिट हो जाए तो M2 कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे बात किया गया है कि M1 क्या होता है, मैंने करेंसी प्लस जो डिमांड ड्राफ्ट है, डिमांड डिपॉजिट है 100 प्लस RBI के पास जो कैश जमा है 100। ठीक है ना, वो सब हो जाता है M1। ठीक है, और M2 बताइए दिए कि M1 प्लस पोस्ट ऑफिस वाला हो गया। ठीक है, और M3 क्या होता है कि M1 प्लस टाइम डिपॉजिट हो जाता है M3। ठीक है, M4 क्या हो जाता है कि यही M1 प्लस M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट जमा M4 हो जाता है। ठीक है, चलिए। और इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन महंगाई क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है, इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले सेशन में पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय।